हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका उद्देश्य है आपके इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना। इस वीडियो में हम लिटरेचर के एक टर्म राइम का अध्ययन करेंगे। वैसे राइम एक तरह की शॉर्ट पोएम होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि छोटे बच्चों के पोएम्स को राइम्स ही कहा जाता है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा ही होगा जॉनी जॉनी यस पापा या बाबा ब्लैक शिप। परंतु इस वीडियो में राइम का अध्ययन हम साहित्य अर्थात लिटरेचर से जुड़े एक टर्म के रूप में करेंगे। राइम का हिंदी अर्थ अंत्यानुप्रास या तुक या काफिया भी होता है। सिमिलरिटी इन द टर्मिनल साउंड्स ऑफ वर्ड्स को ही राइम कहते हैं, अर्थात शब्दों के अंतिम जो साउंड हैं उनकी समानता, उनकी सिमिलरिटी ही राइम कहलाता है। इसे हम दूसरे ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं। राइम इज रिपीटेशन ऑफ अ सेम साउंड इन टू और मोर वर्ड्स। दो या दो से अधिक शब्दों में एक ही साउंड की जब पुनरावृत्ति होती है तो वही राइम कहलाता है। राइम स्कीम के अध्ययन के पहले हमें राइमिंग वर्ड्स को जानना होगा। रिपीटेशन ऑफ सेम एंडिंग साउंड्स को ही हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, अर्थात शब्दों कविता के पंक्तियों के अंत में जो साउंड्स होते हैं यदि वो बार बार अलग अलग पंक्तियों में रिपीट होते हैं तो वैसे शब्दों को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। इसे हम हिंदी की एक छोटी सी कविता के एग्जाम्पल से समझते हैं जो आप लोगों ने सुना ही होगा या बचपन में गाया ही होगा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। इसमें लाइन के अंत में जो शब्द मिल रहे हैं वही राइमिंग वर्ड्स हैं। जैसे पहली पंक्ति में जो रानी है शब्द है वो अगली पंक्ति के पानी है से मिलता है। उसी तरह से तीसरी पंक्ति में डर जाएगी अंतिम पंक्ति के मर जाएगी से मिलता है। तो इसी तरह के जो वर्ड हैं वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। वास्तव में जो लिरिक्स होते हैं, गीत होते हैं, कविता जो गीत के रूप में होती है या जो फिल्मों के गीत होते हैं वो भी राइम्स के कारण ही मेलोडियस लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद उनके फिल्मों के गीत लाखों बार सोशल मीडिया में सुने गए हैं। इस वीडियो में हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्थात ट्रिब्यूट देते हुए उनके फिल्म के गीतों से राइमिंग वर्ड निकालना सीखेंगे। आप लोग उसके एक दो पंक्तियों को सुनिए और राइमिंग वर्ड्स चुनना सीखिए। कैफियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अब हम अंग्रेजी की एक कविता से राइमिंग वर्ड ऑप्ट करना सीखेंगे जो आपके स्क्रीन पर है। इंसी बिंसी स्पाइडर climbed up the water spout, down came the rain and washed the spider out. Out came the sunshine and dried up all the rain. Incy Binsy spider climbed up the spout again. इसमें पहले लाइन का जो स्पाउट वर्ड है वो दूसरे लाइन के आउट वर्ड से मिलता है, यानी ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, स्पाउट और आउट। इसी प्रकार तीसरे लाइन का जो रेन वर्ड है वो अंतिम लाइन के अगेन से राइम करता है। तो यहाँ रेन और अगेन भी राइमिंग वर्ड्स हैं, यानी इस पोएम में हम दो जोड़े राइमिंग वर्ड्स को देखते हैं। पहला है स्पॉट और आउट और दूसरा रेन और अगेन। इसके पहले कि हम इस वीडियो के मुख्य टॉपिक राइम स्कीम को जानें, हमें एक और सब टॉपिक सहायक टॉपिक रिद्म को जानना होगा। सॉन्ग्स तथा पोएम्स केवल राइमिंग वर्ड्स के कारण ही सुरीले नहीं होते हैं बल्कि उनमें लय भी होता है। उन्हें इंग्लिश में रिद्म कहा जाता है। रिद्म अ रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड और मूवमेंट को कहते हैं, अर्थात
ध्वनि अथवा गति की नियमित आवृत्ति का पैटर्न ही रिदम कहलाता है। इसमें दो टर्म्स हैं, ध्वनि और गति, यानी ध्वनि का भी रेगुलर पैटर्न होगा तो रिदम होगा, या गति का भी रेगुलर पैटर्न होगा तो वो रिदम होगा। जैसा कि डांसिंग में यदि निश्चित समयानुसार हाथ पैर के मूवमेंट को सही पैटर्न में नहीं यूज करते हैं तो वो भद्दा लगता है। ठीक उसी प्रकार सॉन्ग्स और पोएम्स में भी साउंड के रिपीटेड पैटर्न होते हैं। जैसा कि आपने जो सॉन्ग अभी अभी सुना उसके अंत में राइमिंग वर्ड्स तो हैं, परंतु यदि सही रिदम अर्थात लय में नहीं गाया जाए तो वो भी बेसुरा लगेगा। अब हम अपने मुख्य टॉपिक की ओर चलते हैं जो है राइम स्कीम। राइम स्कीम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पोएम विच इंक्लूड्स मीटर, लेंथ ऑफ फ्रेज एंड रिदम। अर्थात राइम स्कीम जो है कविता निर्माण का एक बड़ा भाग होता है जिसमें मीटर, फ्रेज की लंबाई और रिदम सभी शामिल होते हैं। हम इतनी गहराई में नहीं जाएंगे बल्कि सिंपल वे में राइम स्कीम को समझेंगे। इसे हम यह भी कह सकते हैं, द राइमिंग पैटर्न दैट इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द लाइन्स ऑफ ए पोएट्री इज नोन एज राइम स्कीम। अर्थात कविता के अंत में यानी कविता के लाइन्स के अंत में जो राइमिंग पैटर्न बनता है उसे ही हम राइम स्कीम कहते हैं। इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप एबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। हम पोएम के प्रत्येक लाइन के अंतिम शब्द को देखते हैं। पहले लाइन में अंतिम वर्ड है स्टार जो दूसरे लाइन के आर से मिलता है। तो अगर स्टार को हम ए मानते हैं तो उससे मिलता जुलता वर्ड आर है तो इसे भी हम ए मानेंगे। तो शुरू के दो लाइनों में जो राइम स्कीम है वो हो गया ए, यानी पहला लाइन का अंतिम शब्द दूसरे लाइन के अंतिम शब्द से मैच करता है। अब हम तीसरे लाइन में आते हैं हाई। हाई है जो स्टार या आर से नहीं मिलता है तो इसे हम अलग चीज़ मानेंगे, यानी ए के बाद बी मानेंगे। लेकिन चौथे लाइन में जब आते हैं तो वर्ड है स्काई जो हाई से मिलता है तो इसे भी हम हाई की तरह जो बी माने हैं इसे भी बी मानेंगे चूँकि दोनों मैच करता है। तो ये हो जाएगा बी बी। डैट मीन्स इस चार जो पंक्ति है इसका राइम स्कीम हो जाएगा ए ए बी बी। हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं जो जॉर्ज हर्बर्ट की कविता वर्चू का एक पैराग्राफ है। ओनली अ स्वीट वर्चुअस सोल लाइक सीजन्ड टिम्बर नेवर गिव्स वट दाउ द होल वर्ल्ड टर्न टू कोल देन चिफली लिव्स। यह भी चार पंक्तियों का ही पैराग्राफ है। इसमें हम देखते हैं जो पहली पंक्ति का अंतिम शब्द है सोल और दूसरा में है गिब्स, यानी ये दोनों आपस में मिलते नहीं हैं। तो सोल को हम ए मानते हैं तो गिब्स हो जाएगा बी चूँकि दोनों मिलता नहीं है। लेकिन जब तीसरे लाइन में आते हैं कोल तो देखिए सोल से मिला, यानी अगर सोल को ए माने हैं तो कोल उससे मिलता हुआ वर्ड है तो इसे भी हम लिखेंगे ए। फिर चौथी पंक्ति में आते हैं लिव्स जो गिब्स से मिलता है, यानी दूसरी पंक्ति के अंतिम वर्ड से मिलता है चौथी पंक्ति का अंतिम वर्ड लिव्स। तो गिब्स को जब हम बी माने हैं तो लिव्स को भी मानेंगे बी। इस प्रकार इन चारों पंक्तियों के पैराग्राफ का जो राइम स्कीम होगा वो हो जाएगा ए बी। डैट मीन्स पहला लाइन तीसरे लाइन से राइम करता है और दूसरा लाइन चौथे लाइन से राइम करता है। अब हम पोएम के राइम स्कीम को डिटरमाइन करना सीखेंगे कि किसी पोएम में राइम स्कीम कैसे पता लगाया जाता है। सामान्यतः कोई भी पोएम पैराग्राफ्स में बटे होते हैं और प्रत्येक पैराग्राफ में लाइंस की संख्या बराबर होती है। डैट मीन्स यदि किसी पोएम में 4 पैराग्राफ है और पहले पैराग्राफ में 6 लाइनें हैं तो चारों पैराग्राफ में 6 लाइन ही होगा और पहले पैराग्राफ का जो राइम स्कीम होता है वही सभी पैराग्राफ्स के राइम स्कीम होते हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे और एक पोएम का राइम स्कीम निकाल कर देखेंगे। जॉन डन की एक कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो इंटरमीडिएट इंग्लिश में
12 की बुक रेनबो की प्रथम कविता है। हम उसी का राइम स्कीम निकालना सीखते हैं। इस पोएम में कुल 40 लाइन्स हैं, 40 लाइन्स हैं और यह पोएम 8-8 लाइन की 5 पैराग्राफ्स में बटे हुए हैं, यानी 8 पचे 40 लाइन है, 8 लाइन हर पैराग्राफ में है और कुल 5 पैराग्राफ्स हैं। तो हम किसी भी एक पैराग्राफ का जब राइम स्कीम निकालेंगे तो सभी पैराग्राफ्स का राइम स्कीम भी वही होगा। तो हम पहले पैराग्राफ को देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, नो इन दी होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, but since that I must die at last, this waste to use myself in jest, thus by feigned deaths to die। यह पहला पैराग्राफ है। हम इसके राइम स्कीम को देखते हैं प्रत्येक लाइन के अंतिम शब्द पर ध्यान देकर। पहले लाइन के अंत में गो है, इसे हम ए मानते हैं। फिर दूसरे लाइन में दी है जो गो से नहीं मिलता है, इसलिए इसे हम बी मानते हैं। फिर तीसरे लाइन के लास्ट में देखिए सो है, सो जो है वो गो से मिलता है, इसलिए इसे भी हम ए मानेंगे गो की तरह ही। फिर चौथे लाइन में मी है जो दूसरे लाइन के दी से मिलता है, तो दूसरा लाइन जब बी है तो चौथा लाइन भी बी होगा। यानी शुरू के जो 4 लाइन्स हैं उसका राइम हो जाएगा ए बी। अब हम 5वें लाइन में चलते हैं। इसके अंत में आई है जो ऊपर में किसी से नहीं मिलता है, इसीलिए इसे हम सी मानेंगे। फिर अगले लाइन 6ठे लाइन में बेस्ट है, बेस्ट भी किसी से नहीं मिलता है, इसलिए इसे हम डी मानेंगे। अब 7वें लाइन में आते हैं जो जेस्ट है, जेस्ट है जो बेस्ट से मिलता जुलता है, तो जब हम बेस्ट को डी माने हैं तो जेस्ट को भी डी मानेंगे। फिर अंतिम लाइन जो 8वां लाइन है इस पैराग्राफ का, उसमें देखते हैं डाई। डाई जो है उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण आई से मिलता है, तो आई को जब हम सी माने हैं तो डाई को भी सी मानेंगे। तो इसमें हो जाएगा अंतिम 4 लाइन का सी डी डी सी, यानी पूरे पैराग्राफ का जो राइम स्कीम है वो हो जाएगा ए बी सी डी डी सी। इसी तरह जब हम बाकी 4 पैराग्राफ्स का भी राइम स्कीम निकालेंगे तो सेम यही राइम स्कीम होगा सभी पैराग्राफ में, ए बी सी डी डी सी। तो इसी प्रकार हम पोएम्स का राइम स्कीम प्राप्त करते हैं। चूँकि पोएम्स पैराग्राफ्स में होते हैं और सभी पैराग्राफ्स में लाइंस बराबर होते हैं, इसलिए किसी भी एक पैराग्राफ का जब आप राइम स्कीम निकालिएगा तो लगभग वही राइम स्कीम उस पोएम के सभी पैराग्राफ्स के होते हैं। कभी कभी डाइवर्सन होता है लेकिन वैसा रेयर केस बहुत कम होता है। परंतु जब हम पेट्रार्कन सोनेट की बात करते हैं तो राइम स्कीम में कुछ बदलाव आ जाता है। चूँकि सोनेट्स जो हैं पेट्रार्कन सोनेट वो 2 ही पैराग्राफ्स में होते हैं और दोनों पैराग्राफ्स में लाइन्स की संख्या भी बराबर नहीं होती है। पहला पैराग्राफ जो ऑक्टेव कहलाता है उसमें 8 लाइन्स होते हैं और दूसरे पैराग्राफ जिसे सेस्टेट कहते हैं उसमें 6 लाइन्स होते हैं। तो चूंकि लाइन्स की संख्या दोनों पैराग्राफ में अलग अलग है, इसीलिए राइम स्कीम इसका सेपरेट निकालना होगा, यानी पूरे 14 पंक्तियों का राइम स्कीम निकालना होगा जब हम सोनेट का राइम स्कीम निकालेंगे। तो ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ का निकाल देंगे वही दूसरा पैराग्राफ में टैली करेगा, क्योंकि इसमें दोनों पैराग्राफ्स में लाइन्स अलग अलग हैं, बराबर लाइन नहीं है। ऐसे समांतर पोएम्स में बराबर लाइन होते हैं लेकिन जो सोनेट है उसमें ऐसी बात नहीं है। विशेष तौर पर पेट्रार्कन सोनेट में 8 और 6 का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम पूरे सोनेट का ही राइम स्कीम निकालेंगे तभी पोएम का राइम स्कीम होगा। हम इसका एग्जाम्पल रूपर्ट ब्रूक के पोएम द सोल्जर में देख सकते हैं। जैसा कि पोएम आपके सामने है, हम उस प्रत्येक लाइन के अंतिम शब्द को देखकर ही राइम स्कीम निकालेंगे। पहले ऑक्टेव को देखते हैं। पहले लाइन के अंत में मी है, इससे हम ए मानते हैं। फिर दूसरे लाइन में फील्ड है जो मी से नहीं मिलता, इसलिए इसे हम बी मानते हैं। फिर तीसरे लाइन में देखिए बी है जो मी से मिलता है, यानी पहले लाइन से यह राइम करता है तो इसे हम ए मानेंगे। फिर चौथे लाइन में कंसील्ड है जो फील्ड से मिलता है, तो फील्ड को जब हम बी माने हैं तो कंसील्ड को भी बी मानेंगे। तो शुरू के 4 लाइन में हो जाएगा ए बी। फिर आगे देखते हैं 5वां लाइन अवेयर जो ऊपर कहीं से नहीं मिलता, इसीलिए इसे हम सी मानेंगे। फिर देखिए रोम भी किसी से नहीं मिलता है तो इसे हम डी मानेंगे।
अब हम छठे लाइन में आते हैं। छठे लाइन के बाद सातवें लाइन में जब आते हैं तो ईयर है। ईयर जो है अवेयर से मिलता है। जब हम अवेयर को माने हैं सी तो ईयर को भी हम सी मानेंगे। और फिर हम आठवें लाइन में आते हैं जो है होम। यह रोम से मिलता है, यानी छठे लाइन से मिलता है। छठे लाइन को हमने डी माना है तो आठवां लाइन भी हो जाएगा डी। इस प्रकार शुरुआती 8 लाइन जो है, जो ऑक्टेव है, उसका राइम स्कीम हो जाएगा ए बी सी डी। अब चूंकि सेस्टेट यानी दूसरे पैराग्राफ में 8 लाइन्स नहीं है बल्कि 6 लाइन्स है, इसीलिए इसका भी सेपरेट राइम स्कीम निकालना होगा जो इस तरह से होगा। तो 9वां लाइन के अंत में है अवे, जो सेस्टेट का पहला लाइन है या पोएम का 9वां लाइन है अवे। इसको हम मानते हैं ई, चूँकि ऊपर कहीं नहीं मिलता है इसलिए ई मानते हैं। डी के बाद ई। फिर देखते हैं लेस भी किसी से नहीं मिलता है तो इसे मानेंगे एफ। फिर अगले लाइन में आएंगे गिवन, यह भी कहीं टैली नहीं करता है तो इस लाइन में हम मानेंगे जी, जो 11वां लाइन है उसे मानेंगे जी। तो 3 लाइन में जो हुआ ई, एफ और जी हमने माना है। अब हम 12वें लाइन में जाते हैं जो है डे। तो डे देखिए अवे से मिलता है, तो अवे जो हमारा 9वां लाइन में था ई, इसी तरह से 12वां लाइन जो है डे वह अवे से मिलता है तो इसे भी हम ई मानेंगे। फिर देखिए जेंटलनेस, तो जो नेस वर्ड है लास्ट वाला सिलेबल है वो लेस से मिलता है। जब हमने उसे माना है एफ तो इसे भी हम एफ मानेंगे। और फिर देखिए हेवन जो गिवन से मिलता है तो गिवन को जब हमने जी माना है तो इसे भी जी ही मानेंगे। तो जो सेस्टेट है इसका राइम स्कीम हो जाएगा ई एफ जी। तो हमने देखा कि ऑक्टेव का राइम स्कीम ए बी सी डी था, जबकि सेस्टेट का राइम स्कीम ई एफ जी और ई एफ जी है। यानी पूरा पोएम जो है इस तरह के राइम स्कीम में है। तो सोनेट का राइम स्कीम निकालते समय हमें पूरे पोएम का ही राइम स्कीम निकालना पड़ता है, जबकि सामान्य कविताओं में चूँकि पैराग्राफ्स बराबर में लाइन्स की संख्या बराबर होते हैं, इसीलिए किसी भी एक पैराग्राफ का राइम स्कीम निकालने पर पूरे पोएम का राइम स्कीम निकल जाता है। तो इस वीडियो में हमने राइमिंग वर्ड्स, राइम स्कीम, रिदम आदि का अध्ययन किया है। इसी तरह से अगले वीडियो में भी कुछ नई जानकारी लेकर मैं आऊँगा। आप लोग वीडियो सीरीज के साथ बने रहें। धन्यवाद।